गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या होता है, और आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की थी कि आर्थिक भूगोल में हम विभिन्न आर्थिक तत्वों का एवं कार्यों का जो समुच्चय होता है एवं इससे उत्पन्न जो भूविन्यासिक प्रतिरूप है उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा प्राविधिकी के विकास के साथ साथ इस भूविन्यासिक प्रतिरूप में जो अंतर आता है इस अंतर का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, और मानव के आर्थिक विकास के रास्ते पर चलने के क्रम में कुछ पर्यावरणीय हर्डल्स उपस्थित हो जाती है। इन हर्डल्स को या इन बाधाओं को कम कैसे किया जा सकता है और मनुष्य को एक उत्तम जीवन स्तर उपलब्ध करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण को बचाए रख सकते हैं, इसका भी अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। तो इनमें से कल हमने पहले पॉइंट के बारे में चर्चा की। आज अभी हम देखेंगे कि जो प्राविधिकी विकास क्रम के प्रसंग में कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया जो है उसका अध्ययन कैसे हम आर्थिक भूगोल में करते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, हमें मालूम है कि अर्थव्यवस्था का जो अर्थतंत्र का भूविन्यासिक संगठन जो प्रतिरूप है वो स्थायी नहीं होता। और स्थायी क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और वह निरंतर क्रिया करता रहता है, निरंतर विकास करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है, और इस परिवर्तन का अध्ययन भी हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। अब वो परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य अपना विकास करता है और अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करता रहता है। जैसे प्रारंभ में मनुष्य की जो क्रियाएं होती थी वो बहुत ही साधारण ढंग की हुआ करती थी। जैसे मनुष्य जंगलों से कंदमूल फल एकत्रित करके या जानवरों को मार के उनके मांस के माध्यम से या फिर ऐसी ही किसी क्रिया के द्वारा अपने भोजन की आपूर्ति कर लेता था, जिससे कि उसकी आर्थिक क्रियाएं बहुत ही सिंपल होती थी। इसके पश्चात मनुष्य ने क्या किया? पशु शक्ति का उपयोग करना सीखा। उसने देखा भी हम पशु शक्ति का उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाएगा, और पशु शक्ति का उपयोग प्रारंभ किया। तभी से कृषि का अभ्युदय हुआ। तब से मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया और कुछ कुछ अपने निवास स्थान में भी उसके स्थायित्व आ गया। इसके पश्चात कालांतर में उसने और ज़्यादा प्रगति की। बढ़ते तकनीकी के प्रयोग के फलस्वरूप लगातार परिवर्तन होते रहे। सबसे बड़ा परिवर्तन 19वीं सदी में नज़र आया, जबकि ऊर्जा का जो माध्यम जो है या ऊर्जा का उपयोग का जो तरीका है वो पूर्णतः बदल गया। इस टाइम यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग बहुत अधिक प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ और कोयले से संचालित मशीनरीज के द्वारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी जब 19वीं शताब्दी में मनुष्य ने स्वयं की शक्ति और पशु शक्ति को छोड़कर और जब उसने यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग प्रारंभ किया, कोयले से चलने वाली मशीनों से उसने उत्पादन प्रारंभ किया या अन्य प्रकार की जो स्वचालित मशीनें हैं उनसे उत्पादन प्रारंभ किया, तब से मनुष्य का जो आर्थिक जो हमारा भूविन्यासिक प्रतिरूप है उसमें लगभग बहुत ज़्यादा परिवर्तन या पूर्णतः परिवर्तन हो गया। संपूर्ण अर्थतंत्र जो है वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हो गया। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को नज़र आया, और इसके पश्चात भी कालांतर में और भी प्राविधिकी में सुधार हुए और लगातार अभी भी हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति आई तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इससे प्रादेशिक विभिन्नताएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रादेशिक जो असमानताएं थी वो बढ़ने लगी,
क्योंकि एक तरफ जो उत्पादन बहुत अधिक करने वाले जो तो इस प्रकार से प्रादेशिक जो असमानता थी उसमें निरंतर वृद्धि होती गई। फिर इस असमानता को कम करने के लिए हमने ऐसे मतलब कि इस असमानता को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, ऐसा प्रयास प्रारंभ किया गया। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का स्तर क्या है, कितना विकास कर चुकी है वो अर्थव्यवस्था, या वो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत वहाँ पे क्या है। जैसे मनुष्य खुद प्रारंभ में खुद ही मनुष्य अपने हाथ से ही संपूर्ण कार्य करता था। अगर कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु ले जानी भी है तो वो अपने खुद के द्वारा ही ले जाता था। तो इस प्रकार से उसके पश्चात उसने पशु शक्ति का उपयोग प्रारंभ किया। तो अर्थव्यवस्था में जो कृषि नाम की क्रिया जो है वो प्रारंभ हुई, कृषि का प्रारंभिकरण हुआ। इसके पश्चात में जब उसने यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग प्रारंभ कर दिया तब औद्योगिकरण का युग शुरू हुआ। तो इस प्रकार तात्कालिक जो ऊर्जा का स्रोत है उसके बल पर हम ये बात जान सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था कितनी विकसित होगी, किस प्रकार की होगी, कौन सी क्रियाएं उसमें होगी। अब जैसे देखिए, परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जैसे भारत में प्रारंभ में अगर हम देखें 1950 से पहले अगर देखें तो निर्वाह मूलक कृषि प्रचलित थी, जिसमें कि किसान की आवश्यकताएं बहुत सीमित होती थी और उसका कोई व्यापारिक उद्देश्य होता नहीं था। इतना ही उत्पादन करना उसकी लालसा थी कि जितने से उसका काम चल जाए। लेकिन कालांतर में नए बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, पेस्टिसाइड्स का उपयोग प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रकार के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने वाले जो उपाय हैं वो उपाय प्रारंभ हुए, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि का स्वरूप जो है वो व्यापारिक हो गया, जो कि पहले निर्वाह मूलक था या निर्वाह तक ही सीमित था, वो रूप व्यापारिक हो गया। तो इस प्रकार से जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो एक प्रकार से गत्यात्मक है, और आर्थिक भूगोल जो है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसका, ये कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसको हम विकास कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रविधि की उपयोग के साथ साथ ये चीज़ें बदलती रहती है।